हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का यह साइंस है और साइंस का यह है 8वां अध्याय गति और मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही बार यहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि आप इसको जो है ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और गति है, गति के बारे में आप पहले भी जानते हैं, पहले भी आपको बताया गया है। कुछ बात जो है यहाँ पर आप जो है विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गति के बारे में। लिखा गया है कि दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। पंछी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती है, रक्त का प्रवाह शिराओं और धमनियों में होता है तथा मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं सभी क्या हैं? गतिमान हैं। हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तन करती है। तथापि ऐसी कोई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए क्या है? तो उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। कैसे? तो धूल कण जो उड़ रहे हैं तो पत्ती हिल रही है, शाखाएं हिल रही हैं, तो इससे हम अनुमान लगा लेते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन की परिघटनाएं के क्या कारण हैं? क्या यह पृथ्वी की गति के कारण होते हैं? यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते हैं? देखिए, किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है, जबकि दूसरे के लिए क्या? स्थिर। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं। जब गति कर रहा है बस, तो जब जा रहे हैं तो लगेगा कि ये पेड़ पौधे हैं, तो ये भी गति पीछे की ओर कर रहे हैं। ठीक। और यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो है, एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विरामावस्था में पाता है। जो साथी वहाँ पर बैठा हुआ है उसको क्या? विरामावस्था में पाता है। ये अवलोकन या संकेत करते हैं। अब बहुत सी गतियाँ जटिल होती हैं, बहुत सी गतियाँ क्या हैं? जटिल होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान होती हैं। जो कुछ वस्तु जो है सीधी रेखा में गमन कर रही है, सीधी रेखा में, कुछ वृत्त मतलब वृत्तीय, जैसे पृथ्वी क्या है? गोल गोल घूम रही है। तो कुछ घूर्णन कर रही है यहाँ पर, कुछ वृत्तीय भाग में चल रही है, कुछ सीधा चल रहा है, कुछ घूर्णन कर रहा है, कर सकती है, एवं कुछ कंपन कर सकती है और कुछ कंपन। 3-4 पॉइंट हैं यहाँ पर: घूर्णन, कंपन, वृत्तीय, सीधा। ये सारे क्या हैं? गति के इस प्रकार से चल सकती है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हों, और ऐसा भी गति हो सकता है जिसमें ये सारी जो क्रियाएं, अपने घूर्णन दिखा, कंपन दिखा, सीधी दिखी, ये सारी क्रियाएं साथ हों। इस अध्याय में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान जो वस्तु है उसका वर्णन करेंगे, और उसके बाद जो है हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से हम व्यक्त करना सीख लेंगे, और बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्रियाकलाप दिया भी गया है कि आपकी कक्षा में दीवार विरामावस्था में है, यह गति में है, चर्चा करें। देख सकते हैं क्या है? ये गति में नहीं है, ये क्या है? विरामावस्था में, सीधी है। क्रियाकलाप में देखेंगे तो क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करते हुए प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में है। क्या है? वो विरामावस्था में। आप रेलगाड़ी को देख रहे हैं, क्या वो गति करती प्रतीत हो रही है, लेकिन जबकि वो क्या है? वास्तविक रूप से विरामावस्था में है। इस बिंदु पर चर्चा करें और विचार आदान प्रदान करने के लिए कहते। देखिए, सोचिए एवं करें। हम सभी जो है, हम कभी कभी अपने आसपास की वस्तुओं की गति के बारे में
गति के कारण खतरे में घिर जाते हैं। विशेषतः यह गति क्या होता है, अनिश्चित एवं अनियंत्रित हो, जैसे कि बाढ़ वाली नदी, तूफान या सुनामी में देखा गया है। दूसरी ओर देखेंगे तो नियंत्रित गति मानव की सेवा में सहायक हो सकती है, जैसे कि क्या, तो पानी के द्वारा विद्युत उत्पादन। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ वस्तुओं को अनियमित गति का अध्ययन करना तथा उन्हें नियंत्रित गति करने के विषय में जानना आवश्यक है। देखिए, गति का अब वर्णन है। तो गति का वर्णन हम कैसे करते हैं, तो हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। कोई भी वस्तु है तो उसको किस प्रकार से निर्देश बिंदु उसको देते हैं, तो उसी प्रकार हम उसको निर्धारित भी करते हैं। आइए हम एक उदाहरण द्वारा हम उसको समझेंगे। माना कि किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर है। कितना, तो 2 किलोमीटर ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है। 2 किलोमीटर उत्तर है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया, और रेलवे स्टेशन के क्या सापेक्ष है, सीधा है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है और रेलवे स्टेशन क्या है, निर्देश बिंदु है। हम दूसरे जो निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। जहाँ से हम चले हैं और जिस रेखा में हम चलेंगे वो क्या होगा, उसका निर्देश बिंदु होगा। यहाँ चले, इससे चले हैं और ये क्या है, इसका निर्देश बिंदु क्या है, रेलवे स्टेशन है, तो ये निर्देश बिंदु है। जाना हमको कहाँ है, तो स्कूल जाना है या कहीं पर जाना है, तो ये उसका सापेक्ष हो गया। अगर सीधा है तो सापेक्ष हो गया, तो ये उसका निर्देश बिंदु है। और यही निर्देश बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। ये निर्देश बिंदु क्या है, मूल बिंदु है। अब हम पढ़ेंगे सरल रेखीय गति। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गति का सबसे साधारण प्रकार क्या है, सरल रेखीय गति है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। क्या है उदाहरण, तो देखिए, माना कोई वस्तु सरल रेखा पथ पर गतिमान है। अगर कोई वस्तु है वो सरल रेखा में गति कर रहा है, ठीक। वस्तु जो है अपनी गति बिंदु O से प्रारंभ होता है। यहाँ से O से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है, और इसको क्या बोलते हैं, निर्देश बिंदु। और माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में A, B, C और C वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करती है, और A होगा, B होगा और C होगा। ये जो है स्थिति उसको प्रदर्शित कर रहा है, जो गति का है। पहले C और B से गुजरती है। पहले कहाँ से गुजर रही है, तो पहले C और B से गुजरती है। देख सकते हैं यहाँ पर, ये पहले C से गुजरेगी, उसके बाद B से गुजरेगी, ठीक। तथा A पर पहुँचती है, और उसके बाद जो है ये A पर पहुँच जाती है। कहाँ पर, A पर पहुँचती है। C B से गुजरते हुए कहाँ पे, A पर पहुँचती है, ठीक। और उसके बाद देखेंगे तो पहुँचती है। इसके पश्चात यह उसी पथ पर लौटती है और B से गुजरते हुए जो है C पर पहुंचती है, और फिर इसी पथ से जो है इसी से लौटती है और B से पहले पहुंचा गया, उसके बाद C पर पहुंचती है। ये बिंदु है, यहाँ से चला C B A करते हुए, फिर यहाँ से चला तो ये फिर C तक पहुंचा, ठीक। ये हम समझ गए, ये कहाँ सरल रेखा है। तो आगे है कि वस्तु के द्वारा तय की गई जो है कुल दूरी OA प्लस AC है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वस्तु की जो गति है O है, A है और C है। यहाँ से चला तो यहाँ से A पर पहुँचा, यहाँ से चला तो C पर पहुँचा, तो क्या हो गया गति, तो ये हो गया गति OA प्लस AC। ये हो गया, आप समझ गए होंगे न, आपको हमने लाइन से समझा दिया। तो अर्थात 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 60 किलोमीटर O से चला A तक गया, 60 किलोमीटर हो गया, और यहाँ से A से चला और C पर पहुँचा, ये 35 किलोमीटर। टोटल देखेंगे तो कितना, तो 95 किलोमीटर ऐड कर देंगे। तो यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें, देखिए, किसी वस्तु की जो दूरी होती है, दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की
आवश्यकता होती है, ना कि गति की दिशा की। जो अंकीय मान है जैसे ए हो गया, ओ हो गया, ये सारे जो हैं इनको हम जानेंगे, ना कि क्या है गति की दिशा उसको। कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। कुछ ऐसी भी राशि होती है जिसको आप अंकीय मान से ही निर्देशित करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं। देखिए, किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। जो भौतिक राशि है उसका अंकीय मान क्या है? परिमाण है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति ओ से उसकी अंतिम स्थिति सी तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यह दूरी आपको ए से गुजरते हुए ओ से सी तक के विस्थापन का अंकीय मान देगा। जो ओ से आप गुजर रहे हैं और ओ सी से तक जो पहुंच रहे हैं उसके विस्थापन का जो है अंकीय मान होगा। और वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहा जाता है। जो वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति जो होगा उसके बीच की जो दूरी होगी, बीच की न्यूनतम दूरी होगा, वही क्या होगा? उसका विस्थापन होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि आप मान लीजिए 2 है, ए से चला 2, यहाँ पर फिर आया तो हो गया कितना? तो यहाँ पर 5 हो सकता है, यहाँ पर कितना? तो यहाँ पर 7 हो सकता है। ये जो होगा ये बीच वाला भाग होगा, यही उसका क्या होगा? विस्थापन होगा। देखिए, क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? चित्र में दिया गया है कि उदाहरण को लें तो ओ से ए तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी कितना है? 60 किलोमीटर। ओ से ए तक की दूरी आप कर रहे हैं 60 किलोमीटर में तय। 60 किलोमीटर टोटल इसकी दूरी है तथा विस्थापन का परिमाण भी 60 किलोमीटर है। और विस्थापक का परिमाण जो होगा ये कितना है? 60 किलोमीटर है। और ओ से ए तक पुनः बी तक गति करने का जो है दौरान तय की गई दूरी 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर। और यहाँ पर बी अगर हम फिर से लौटेंगे तो यहाँ पर बी है, तो बी टोटल कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर। क्यों? तो 25 और 35 जब जोड़ेंगे तब ये 60 हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर। बी तक फिर से ये बी तक लौटेगा, तब ये 25 किलोमीटर इधर क्रॉस करेगा। तो 25 हो गया तो टोटल कितना? तो 85 किलोमीटर इसका मान है। और जबकि विस्थापन का परिमाण कितना है? 35 किलोमीटर होगा। और विस्थापन का परिमाण कितना होगा? 35 किलोमीटर होगा। इसलिए विस्थापन का परिमाण कितना होगा? 35 किलोमीटर। तय की गई दूरी 85 किलोमीटर के बराबर नहीं होगा। और यह जो है 35 किलोमीटर जो होगा इसके बराबर 85 किलोमीटर के बराबर नहीं होगा। पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का परिमाण क्या होता है? शून्य हो सकता है। और गति के दौरान जो है विस्थापन का परिमाण क्या होगा? शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगा। लेकिन तय की गई जो दूरी होगी वह शून्य नहीं होगा। यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु गति करते हुए पुनः ओ पर आ जाती है, देख सकते गति कर रहा है और पुनः वो पर तक आ जाती है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है। और जो प्रारंभ किया है जो अंतिम है ये दोनों क्या होगा? मिल जाएगा। यद्यपि मिल जाती है, अतः विस्थापन शून्य होगा। जब ये दोनों एक स्थान से गया फिर वहीं पर लौट के आ गया तो ये विस्थापन क्या होगा? शून्य हो जाएगा। परंतु यद्यपि इस यात्रा में तय की गई दूरी ओ ए, देख सकते हैं ओ है, यहाँ पर ए है, ए से जितने आपको दिखाया भी गया ओ है, ए है, और प्लस ए और ओ, ए है और ओ है। तो यहाँ से ये गया फिर लौटा, ये जो है गया ये लौटा। ठीक, तो दोनों को हम देखेंगे तो ये भी 60 किलोमीटर दूरी किया, ये भी 60 किलोमीटर, टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर। ठीक, 120 किलोमीटर ये टोटल दूरी हो जाएगा। यही यहाँ पर दिखाया भी गया है कि किसी सरल रेखा पथ पर गतिमान वस्तु की स्थिति देख सकते हैं कैसी है। इस प्रकार दो विभिन्न भौतिक राशियों दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। जो उसका स्थिति होगा वो अंतिम स्थिति को ज्ञात करने में दूरी और विस्थापन काम करेगा।
अब हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप। क्रियाकलाप में दिया गया है कि 1 मीटर का स्केल और लंबी रस्सी लीजिए और बास्केटबॉल जो होता है उसमें के कोर्ट को एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए जाए। अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण को मापें। और दोनों भौतिक राशियों के मापन में आप क्या अंतर पाते हैं? तो उसमें आपको क्या अंतर मिलेगा? तो इसमें भौतिक राशियों के अंतर में देखेंगे तो उसमें अगर विस्थापन हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। लेकिन दूरी हम मापेंगे तो दोनों का दूरी क्या होगा? अलग होगा और ऐड हो जाएगा उसमें। और इसमें फिर क्रियाकलाप है कि क्रियाकलाप में दिया गया है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। और इस यंत्र को हम क्या बोलते हैं? ओडोमीटर बोलते हैं। जो तय अगर कोई गाड़ी है स्वचालित है और वह दूरी तय करता है तो उसकी दूरी को हम मापते हैं। तो जो कितना दूरी गया है तो उसको हम किस यंत्र से मापते हैं? तो उसको ओडोमीटर से मापा, ये ओडोमीटर है, ओडोमीटर से मापा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार जो है एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है। ओडोमीटर की अंतिम पाठ्यांक और आरंभिक पाठ्यांक के बीच का अंतर 1850 किलोमीटर है। जो शुरू हुआ है जो और अंत हुआ है इसके बीच की दूरी जो है 1850 किलोमीटर है। तो यही इसका क्या होगा? दूरी हो जाएगा। और यह किससे मापा जा रहा है? तो ओडोमीटर से मापा जा रहा है। भारत में सड़क का मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर और दिल्ली को विस्थापित के बीच जो है विस्थापन के परिमाण को ज्ञात करने के लिए कहता है। यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। इस प्रश्न को हम बनाएंगे और हम हर प्रश्न को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न को पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएं। देखिए इसका विस्थापन क्या होगा? शून्य हो सकता है। कैसे? तो मान लीजिए कि एक बिंदु जो है शून्य से चलकर ए तक पहुंचा, ठीक, ए तक पहुंचा और तथा वापस फिर जो है कहाँ पर? ओ तक पहुंच गया। फिर कहाँ पर? वो तक आ गया। तो ये जो होगा तब प्रारंभिक जो बिंदु है ये प्रारंभिक है और ये अंतिम है, ठीक। तो बीच का न्यूनतम जो दूरी होगा ये विस्थापन होगा। क्या होगा? ये विस्थापन होगा। बीच का न्यूनतम दूरी कितना? विस्थापन। इसी को हम शून्य मानेंगे और विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उदाहरण समझ गए होंगे। अब दूसरा देखिए, एक किसान है 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है। ये 10 मीटर जो है वर्गाकार क्या है? खेत है और इसमें जो है 40 सेकेंड में ये चक्कर लगा लेता है। और 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? 2 जो है मिनट 20 सेकेंड के बाद किसान का क्या होगा? क्या मांग रहा है? तो परिमाण मांग रहा है। तो परिमाण मांग रहा है तो यहाँ पर देखिए वर्गाकार खेत की जो परिमाण कितना है? तो 4 गुने 1 भुजा होता है। ये सूत्र होता है 4 गुने 1 भुजा, ये याद रखेंगे। और यह जो होता है किसका? तो वर्गाकार खेत का परिमाप, जो आप परिमाप निकालते हैं तो इसका सूत्र परिमाप होता है कितना? तो 4 गुने 1 भुजा। तो हम इस प्रकार इसको हम बनाएंगे, देखेंगे कैसे बनता है। ये देखिए एक हो गया वर्गाकार खेत है और जब हम एक वर्गाकार खेत को देखेंगे तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी। अब हम इसके जो हैं भाग को देखेंगे तो सारे के सारे किस भाग में कट रहे हैं? पहले हमने देखा कि 4 गुने भुजा होता है तो 4 गुने 1 भुजा, तो 1 भुजा में कितना? तो 10 मीटर। 10 मीटर बराबर कितना? तो 40। ये टोटल कितना? 40। तो चारों भाग में ये चलेगा तो 10 10 ही, ये कितना हो जाएगा? 10 10 10। ये टोटल हो गया 10 10 10 10 10 मीटर ये जो है सभी में चला है। तो अतः आप ये समझ सकते हैं कि 40 सेकंड में चली दूरी कितना हो गया? 40 मीटर। 40 मीटर हो गया। अब 2 मिनट 20 सेकंड है तो 2 मिनट 20 सेकंड है तो 2 मिनट 20 सेकंड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे ही याद रख सकते हैं। 2 हो गया, 2 मिनट हो गया। अब क्या करेंगे? तो 2 हो गया और 2 मिनट है और 20 सेकंड है तो 2 मिनट कितना होता है? 7 सेकंड बराबर होता है 7
60 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड टोटल है, खुद ही है। तो ये 120 प्लस 20 टोटल कितना हो जाएगा? 140 सेकेंड। हम सेकेंड में निकालते हैं तो 140 होता है। सेकेंड में कितना निकला? तो 140 निकला। ठीक, 140 निकल गया। अब क्या करेंगे? चक्कर की संख्या देखेंगे। तो चक्कर की संख्या जो है, चक्कर की संख्या देखेंगे तो कुल लगा समय, अब टोटल लगा समय और उसका बाय परिमाप जो टोटल कितना लगता है समय और उसका परिमाप कितना है, तो उसको हम देखेंगे। तो टोटल लगा कितना समय? 40 सेकंड, 140 सेकंड। परिमाप कितना है? तो 40 है। 40 यहाँ पर 40 है, परिमाप कितना है? 40 सेकंड। तो ये टोटल इतना हो गया। तो इसको काट देंगे। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.5। 3.5 याद रखेंगे। इस प्रकार से आप जो है 140 सेकेंड में 3 मतलब 3.5 चक्कर लगाएगा। 3.5 चक्कर जो है लगाएगा। वह बिंदु ए से चलकर अंत में जो है सी पर पहुंच जाएगा और ए से चलेगा और सी तक ये पहुंच जाएगा। देख सकते हैं ए से लेकर ए है और ये सी है, यहाँ तक पहुंचने में 3.5। तो यहाँ पर 3.5 मिनट जो है यहाँ पर इसको आने में लगेगा। तो इस प्रकार आपने इसको समझा। अब हम आगे पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि एक मिनट, यहाँ पर आपको विस्थापन का परिमाप भी निकालने के लिए कहता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी और डी है। तो ए बी सी डी का हम देखेंगे, समकोण निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी सी है, ए बी सी और डी। तो इसका हम समकोण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो त्रिकोण हो जाएगा। तो ए और बी और सी, ए बी और सी ये तीनों। तो ए बी और सी हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे? तो इसका सूत्र हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, अब हम देखेंगे तो टोटल कितना है? तो 10 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? तो रूट में आएगा 10, 100 प्लस 100। ठीक, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 200, रूट में 200। जब ये 200 होगा तो इसका रूट में हम करेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा? 10 रूट 2 मीटर। तो विस्थापन जो होगा ए और सी का जो विस्थापन होगा वो कितना होगा? 10 रूट 2 मीटर। ये इसका विस्थापन हो जाएगा। आंसर समझ गए होंगे आप। अब हम पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन। विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सी सही है? अब विस्थापन में आपको सही देखना है कौन है। तो यहाँ पर दोनों जो हैं क्या हैं? असत्य। आपको ये देखिए, यह शून्य नहीं हो सकता, ये शून्य हो सकता है। आपने देखा विस्थापन में शून्य होता है और इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होगा। ये क्या है? गलत है। दोनों के दोनों गलत हैं। दोनों क्या है? गलत हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे एक समान गति और असमान गति। एक समान गति हो रहा है और असमान गति हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। ठीक, माना पहले सेकंड में यह 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर और चौथे सेकंड में भी ये 50 मीटर जो है तय दूरी करती है। ठीक, चारों जो हैं एक सेकंड में ये टोटल जो है चारों मिलाकर 50 मीटर दूरी तय कर रहा है। ठीक, तो तय करती है क्योंकि वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है। समान, जैसे एक सेकंड 50 हो गया, दूसरा सेकंड में कितना? 50। समान दूरी जो है इस समयांतराल में कर रहा है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। जब ये जो है एक ही समान में 1, 2, 3, 4 में सभी में 50 चल रहा है तो इसकी को हम क्या बोलते हैं? एक समान गति बोलते हैं। इसी तरह की गति में समयांतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है और वस्तुओं के द्वारा जो है समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है। जो उसका समयांतराल है उसमें असमान दूरी वो तय कर लेता है, उसे ज़्यादा कर लेता है। तो उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये क्या है? असमान गति में कुछ उदाहरण है। जो भीड़ में चल रहा है उसको चलना चाहिए
50-50 करके, लेकिन वो चल नहीं रहा है। अगर वहीं पर भीड़ में देखें और पार्क में देखेंगे, जो व्यक्ति दौड़ रहा है तो वो तेज़ी से दौड़ रहा है या धीरे से दौड़ रहा है, तो इसका क्या होगा, समान गति नहीं है, तो असमान गति है। तो ये कुछ असमान गति के उदाहरण आपको देखने को मिले। देखिए क्रियाकलाप में भी दिया गया है कि दो वस्तुओं ए और बी की गति से संबंधित आंकड़ों को सारणी में दिया गया है, और ध्यान से देखें और बताएं कि वस्तुओं की गति एक समान है या नहीं है। देखिए ये क्या है, वस्तुओं के द्वारा तय की गई दूरी जो है मीटर में है, और वस्तु बी के द्वारा जो है तय की गई दूरी मीटर में है। 9:30 से बजे चला है ए, और इसका मीटर कितना है, 10 मीटर है, ये 20 मीटर, इसका 2 मीटर का अंतर हो गया। 9:30 बजे पौने 10 बजे 20 मीटर ये चला और ये घट गया। ये समय अंतराल क्या होगा, इसका घट गया, ये बढ़ गया, 2 गुना हो गया, ये इसका क्या हो गया, घट गया। 10 बजे फिर क्या होता है, तो इसका समय अंतराल फिर बढ़ा और इसका समय अंतराल थोड़ा बढ़ा है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो है 15-15 मिनट का गैप है, और यह टोटल 70 आ जाता है, लेकिन ये 44 ही है। तो यहाँ पर ये पहले बढ़ा था, फिर वो क्या हुआ, घट गया, इसका जो है बढ़ते हुए चला गया। दूरी की गति जो है गति की दर का मापन यहाँ पर हम करेंगे। गति की दर जो आप देखते हैं कि गेंद 140 किलोमीटर प्रति घंटा से फेंकाया गया है, कितना जो है इसका गति है, तो ये कैसे हम देखते हैं। तो देखिए निर्धारित चाल जो होनी चाहिए कितना, 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा रोड पर आप चल सकते हैं। ये चित्र जो है दिखाया गया है, गति का जो आप दर है वो किस तरह से मापते हैं। यहाँ पर चित्र में दी गई स्थिति को देखने के लिए कहता है, और गति जो है गेंद की 143 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या इसका क्या अर्थ है, और दिए गए में साइन बोर्ड में लिखा गया है कि 50 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा आप गाड़ी चलाएंगे। तो किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेगी, और कोई भी वस्तु है वो क्या करेगा, कोई निश्चित दूरी तय करेगा, तो उसका समय क्या होगा, सभी का अलग अलग होगा। इनमें से कुछ तेज़ चलती है तो कुछ धीमा चलेगा। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं जो है समान दर से गति कर सकती है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। जो वस्तु दूरी तय किया है, कितना उसका काम हुआ है, उसको जो है उस वस्तु की दूरी उससे हम तय कर लेंगे, प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि को चाल कहा जाता है, और वही राशि क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। जितना हम दूरी तय किए हैं, जितना समय हमको लगाया है, वही वस्तु का क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। आगे है कि चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चाल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, मीटर प्रति सेकंड होता है। यह m और s -1 ऋणात्मक जो है ऋणात्मक रूप से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये देख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड को m/s1 ऐसे करके इसको जो है चिन्ह द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ऋणात्मक 1। चाल का जो है अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का अन्य भी मात्रक है जिसको हम सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी बोलते हैं। ये देख सकते हैं सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये है, और किलोमीटर प्रति घंटा जो है, और किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटा ये क्या है, 1 घंटा है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रति सेकंड है, 1 सेकंड, इसको -1 में जो है ये सेकंड है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये चिन्ह जो है प्रति जो है चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ये 1 जो है प्रति सेकंड को प्रदर्शित करता है, 1। और यहाँ पर -1 है, यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर -1 है। तो ये सारे के सारे क्या है, अगर घंटा में है तो प्रति घंटा 1 हो गया, प्रति सेकंड है तो 1 सेकंड, प्रति मिनट हो तो 1 मिनट। तो यहाँ पर इससे डिनोटेट करते हैं। किलोमीटर में होगा तो कितना हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता है। जो गति अगर हम वस्तु की जो हम अगर देखेंगे उसकी ज्ञात करेंगे तो उसके परिमाण की हमें आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होगी, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं, और जो उसका गति क्या होगा तो उसकी औसत चाल से उसको
हम डिनोट कर देंगे, व्यक्त करेंगे। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। जो वस्तु है उसका औसत चाल कितना है और उसके द्वारा जो है कितना दूरी तय की गई है, उसके जो है किसे हम निकालेंगे तो उसका समय अवधि कितना होता है उससे हम भाग दे देंगे और इससे उसका चाल निकल जाएगा। देखिए औसत चाल निकालने के लिए क्या है, तो तय की गई दूरी बाय कुल समय, जो कितना अगर 50 किलोमीटर चला है और कितना समय लगा है तो 1 घंटा लगा है, तो उसी के द्वारा जो है 50 किलोमीटर बाय समय 60 मिनट, तो इसे भाग देंगे तो औसत चाल हमको निकल जाएगा। देखिए यदि एक वस्तु टी समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल कितना होगा, तो v = s/t। तो s क्या हो जाएगा, तो दूरी हो गया, t क्या हो गया, समय हो गया, v क्या हो गया, वस्तु हो गया। तो यहाँ पर वस्तु बराबर v = s/t। याद रखेंगे औसत चाल कितना, तो s/t। तो s/t कितना हो जाएगा, अगर आपको जो है दूरी 100 किलोमीटर तय किए हैं, ये घंटा में कितना, तो 1 घंटा में तय किए हैं 60 मिनट में, तो इसको इससे हम भाग दे देंगे, कितना औसत चाल हो जाएगा, तो 1 घंटा में जो है इसका चाल कितना था ये हमको पता लग जाएगा। देखिए अगर हम 60 को 100 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पर 4 0, एक बार में 1 लगा और फिर हम इसको 0 देंगे तो कितना हो जाएगा 400, फिर से हम इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 36, 6 हो जाएगा, ये चलता चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 1.166 कर ऐसे करके चलता चला जाएगा, ऐसे इतना ये दूरी इसका औसत चाल होगा। देखिए यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है कि आइए उदाहरण के द्वारा हम इसको समझेंगे। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय करता है। एक कार है वो 2 घंटा लेता है, कितना, तो 100 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी औसत चाल कितना है, 50 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि इसको हम भाग देंगे तो दो से, जैसे ही 2 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। 2 घंटा है तो 50, ठीक। काम पूरा जो है कार पूरे समय 50 किलोमीटर की चाल से नहीं चली होगी, और यह जो है कार कभी कभी धीरे भी हुई होगी, कभी तेज हुई होगी, तो इस प्रकार वो चली होगी। कुछ समय यह अधिक और कुछ समय यह जो है कम चाल में चली होगी। यही होता है उसका औसत चाल। हम कितना दूरी कितना मिनट में तय करते हैं, यही जो है भाग दूरी बाय समय हम करके निकाल लेते हैं औसत चाल को। देखिए उदाहरण दिया गया है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है। कितना, तो 4 सेकंड में। दूरी कितना है, तो 16 मीटर है, और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय कर लेता है। तो वस्तु की औसत चाल कितना है, तो ये देखिए जो यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सेकंड यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 8 सेकंड। ये दूरी जो है यहाँ पर 4 सेकंड और 8 सेकंड, टोटल हम इसको जोड़ देंगे तो 8 5 13, तो टोटल कितना 13 सेकंड जो है लेता है समय। और इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि वस्तु की जो है हल हम इसको ऐसे भी करेंगे कि एक वस्तु है 16 जो है मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी जो होगा हम टोटल जोड़ देंगे, उससे भी हमको निकल जाएगा। टोटल दूरी बराबर कितना, 16 16 32 हो जाएगा, और लिया गया समय कितना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 6 सेकंड, 4 और 2 दोनों का 6 सेकंड। अब दोनों को हम फिर क्या करेंगे, औसत यहाँ पर 32 और बाय 6, तो ये जब हम भाग देंगे तो 5.33 होगा। अगर हम ऐसे भी अलग करके भी फिर जोड़ देंगे तो 5 3 3 आ जाएगा, और साथ भी करके जोड़ेंगे तो 5 3 3 आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर निकल जाएगा मीटर पर सेकेंड से। अब दिशा के चाल को हम देखेंगे तो किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है। जो वस्तु है उसका दर जो है और भी व्यापक हो सकता है। कैसे, तो अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें, उसका चाल कितना है और उसका दिशा क्या है, उसको हम व्यक्त कर देंगे तो ये व्यापक होगा। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है वह वेग कहलाती है। और जब ये चाल भी हम व्यक्त करेंगे, दूरी भी व्यक्त करेंगे, तो यह उसका क्या हो जाएगा, वेग कहलाएगा। जब हम चाल और दूरी को दोनों को व्यक्त करेंगे तो वो उसका वेग होगा। अतः निश्चित
दिशा में चाल को वेग कहते हैं और निश्चित दिशा में चाल को ही क्या कहा जाता है? जो निश्चित दिशा होगा उसका और वही उसका चाल है, और उसका चाल जो होगा वो क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है, और वस्तु की चाल, उसका जो है दिशा, उसकी गति में दोनों में जो परिवर्तन होगा तो उसमें परिवर्तन होगा, उसके परिवर्तन के द्वारा होता है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसके गति की दर के परिमाण और औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, और इसको हम जो है औसत वेग के द्वारा और परिमाण के द्वारा इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना चाल और इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान होती है, और इसकी गणना जो है, जो औसत चाल होगा उसी के समान ये भी होंगे। देखिए, यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंक गणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। और जो एक समान वस्तु जो है वेग से कोई भी वस्तु परिवर्तित हो रहा है तब क्या होगा? तो दिया गया जो प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग है के अंक गणितीय माध्य, जो बीच का जो भाग होगा, के द्वारा औसत वेग हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे? तो औसत वेग है, औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाय 2। तो इस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर, औसत वेग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ए भी है और इक्वल टू यू प्लस भी बाय 2। प्रारंभिक वेग हो गया यू, अंतिम वेग हो गया भी बटा 2, औसत चाल हो गया क्या? तो यू भी, यहाँ पर भी ए भी औसत चाल, यहाँ पर औसत वेग है, औसत वेग को डिनोट किया गया है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए, जहाँ पर ए जो औसत वेग है ये भी ए यू ए भी है, भी और ए बाय ए भी है, यहाँ पर जो है वो क्या है? औसत वेग है, और यू प्रारंभिक वेग है और भी क्या है? अंतिम वेग है। ठीक, चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है। चाल और वेग का क्या होता है? मात्रक दोनों ही समान होता है। चाल का मात्रक और वेग का मात्रक क्या होगा? दोनों समान होंगे। तो मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चाल का भी चाल का और वेग का भी दोनों का जो है मात्रक क्या होगा? समान होगा। और क्रियाकलाप यहाँ पर क्या है? तो अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को मापिए। यदि आप मान लें कि आपके जो है आपके पैदल चलने की औसत चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटा में आप कितना? 4 किलोमीटर चलते हैं। तो अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल की दूरी का आकलन करिए। तो हम इसमें क्या करेंगे? तो जो चले हैं हम उसके क्या करेंगे? जो शुरुआत चाल है और जो अंतिम चाल है उसको हम भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो हमको आकलन मिल जाएगा कितना, तो हम कितना जो है 1 घंटे में चले हैं। 4 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर अगर आप घंटे में निकालना चाहते हैं किलोमीटर में, तो किलोमीटर में या घंटे में निकल सकती है। तो 4 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर टोटल कितना हो जाएगा? तो किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ पर 4000 मीटर हो जाएगा। 4000 मीटर हो गया तो ये किलोमीटर हो गया, तो 1 घंटा, तो यहाँ मीटर हम इसको कितने मीटर में निकाल लिए, और घंटा में निकालेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो इसको हम काट देंगे तो कितना कुछ एक कुछ करके आएगा। अब देखिए क्रियाकलाप 2 है। दूसरा है कि जब अस्पताल में बादल छाए होते हैं तो बिजली के चमकने और बादल के गरजने की क्रिया बार बार होती है। जब बादल छाया रहता है तो पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। पहले क्या होता है? बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय जो है पश्चात बादलों के गरजने की ध्वनि आप तक पहुँचती है। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। पहले बिजली चमकेगा तब ध्वनि आप तक पहुँचेगा। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? इसके बीच के समय अंतराल की एक डिजिटल कलाई में आप नाप सकते हैं कितना होता है। और बिजली की चमक के निकटतम बिंदु की दूरी परस्पर परिकलन करिए। वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड है। कितना है? तो वायु में ध्वनि की चाल जो होती है 346 मीटर पर सेकंड होती है। 8 सेकंड लगभग लगता है अगर बिजली कड़का और उसके बाद है ध्वनि का। यहाँ पर प्रश्न भी है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि चाल एवं वेग में अंतर बताइए। चाल और वेग का अंतर आप इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं कि चाल इक्वल टू
चाल किसे कहते हैं? चाल इक्वल टू दूरी बाय समय और वेग इक्वल टू विस्थापन बाय समय। और यहाँ पर दूसरा आप उदाहरण ले सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होती है, किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और वेग किसको कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में उसके विस्थापन को उसको वेग कहते हैं। जो एकांक समय है उसका विस्थापन उसी को हम वेग कहते हैं। दूसरा चाल जो होता है एक अदिश राशि होता है और वेग क्या होता है? एक सदिश राशि है। चाल जो होता है वह सदैव धनात्मक होता है और गतिमान वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती है चाल में। और वेग में क्या होगा? तो इसका मान क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। अंतर आपने इसको समझा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी अवस्था में किसी वस्तु की औसत वेग का परिमाण उसकी चाल जो है उसकी औसत चाल के बराबर होगा। जो किसी अवस्था में किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण जो है उसकी औसत चाल के बराबर होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो औसत वेग का परिमाण औसत चाल के बराबर तब होगा जब क्या होगा? जब वस्तु एक सीधी रेखा में जब वस्तु है जो एक सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति कर रहा है, तो ये क्या होगा? तब दोनों का मान बराबर होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो उसकी दूरी मापता है। क्या करता है? तो वो गाड़ी कितना दूरी तय किया है ओडोमीटर मापता है। जब चौथा क्वेश्चन है, जब वस्तु एक समान गति में होती जो तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? जब एक जो है समान गति में होगा तो क्या होगा? सरल रेखीय होगा। क्या होगा? सरल रेखीय होगा। पांचवा क्वेश्चन आपसे हल करने के लिए कह रहा है कि एक प्रयोग के दौरान जो है अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी तो कितना 5 मिनट समय लगता है। तो पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? सिग्नल की चाल क्या हो जाएगी? प्रकाश की चाल बराबर 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो याद रखेंगे प्रकाश की चाल कितना होती है? तो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार ये पूछा जाता है। प्रकाश की चाल बराबर 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता है, याद रखेंगे, बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसका हम देखेंगे तो क्या होता है, उदाहरण के जो हैं यहाँ पर क्वेश्चन को हम हल करेंगे। पांचवा जो क्वेश्चन है उसको तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। तो सिग्नल की चाल कितना हो गया? तो सिग्नल की चाल हो गया 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 5 मिनट। कितना? तो 5 मिनट। 5 मिनट कितना मिनट में हम सेकेंड में हम इसको निकालेंगे तो 5 गुने 60। तो इसको टोटल अगर हम सेकेंड में निकालें तो कितना हो जाएगा? 300 सेकेंड। ये कितना? 300 सेकेंड में आ जाएगा। जब ये 300 सेकेंड में आएगा तो पृथ्वी की जो है पृथ्वी पर स्थित स्टेशन के अंतरिक्ष यान की दूरी क्या हो जाएगी? जब हम दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। और चाल कितना है? तो 3 गुने 10⁻³ यहाँ पर है 3 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हो गया। और मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पर इसको हटाएंगे। जब 3 गुने यहाँ पर देंगे 3 गुने 10⁸ सेकेंड में हम निकाले थे तो कितना हुआ था? 300। ये इसका सूत्र हो गया 300 सेकेंड। इसको हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टोटल अगर हम ऐसे निकालेंगे तो 9 गुने 10⁻10 मीटर हो जाएगा। अगर हम सॉल्व डायरेक्ट करेंगे तो 9 गुने 10⁻10 मिनट, ये इसका आंसर हो जाएगा। 3 गुने 10⁻8 गुने 300 को हम अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 गुने 10⁻10 जो है मीटर में आंसर इसका आएगा। अब देखिए यात्रा उदाहरण दिया गया है कि यात्रा शुरू करते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। इसकी दूरी जो है कितना? तो 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। और यात्रा समाप्ति जब हो जाती है तो 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। तो इसके बीच की दूरी आप निकाल लीजिए। तो ये 400 किलोमीटर जो है ये दूरी तय कर रहा है। शुरुआत में कितना? 2000 और चला तब पहुंचा तब
2400। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 400 हो जाएगा, दूरी कितना 400 किलोमीटर। इसका ये हो गया। और आगे क्वेश्चन है कि यदि यात्रा में 8 घंटा समय लगता है और ये जो है 400 किलोमीटर तय करने में इसको कितना 8 घंटा लग रहा है, तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में दर्शाने, किलोमीटर भी दर्शाने कहता है और मीटर प्रति सेकंड में भी, किलोमीटर में हम दर्शाएंगे और मीटर प्रति सेकंड में भी हम दर्शाएंगे। देखिए कैसे, तो आपको यहाँ तक हमने बता दिया था कि 400 हो गया और घंटा कितना 8 घंटा हो गया, समय कितना 8 घंटा। तो कार की औसत चाल क्या होती है, चार बराबर क्या जानते हैं, v इक्वल टू S/T। तो कितना, तो 400 और बाय 8, तो ये कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम घंटे में निकालेंगे तो ये कितना, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये इसका हो जाएगा। अगर हम इसी को सेकेंड में हम निकालेंगे, जब हम इसको सेकेंड में निकालेंगे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया बाय h। अगर घंटा में निकालेंगे तो किलोमीटर कितना होता है, किलोमीटर कितना होता है, तो किलोमीटर 1000 मीटर और बाय 1 किलोमीटर होता है, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, तो गुने 1 घंटा कितना होता है, तो घंटा होता है 3600 सेकेंड। जब 3600 सेकेंड होगा ये, तो ये 3600 सेकेंड हो गया। तो इसको हम गुना करेंगे, जब इसको इससे हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड में 13.9 मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरा उदाहरण यहाँ पर है कि उष्मा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। उषा जो है वह 90 मीटर लंबे तालाब में तैर रही है। तालाब कितना है, 90 मीटर का है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखा पथ पर जाती है, वो सीधा जा रही है, ठीक। वह तथा वापस आती है, फिर वह जो है वो पुनः वापस आ जाती है। इस दौरान कुल वह 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। 1 मिनट 30 सेकेंड में गई, 30 सेकेंड में आई, सेकेंड में आप समझ लीजिए, मिनट है तो 30 सेकेंड में 180 मीटर जो है ये दूरी तय कर लेती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करने के लिए कहता है। चाल उसका क्या है और वेग क्या है। देखिए यहाँ पर याद सिर्फ आपको इतना ही रखना है कि 1 मिनट में तय कितना दूरी करता है, तो 180, और 1 मिनट में उषा का विस्थापन कितना होता है, तो 0। क्यों, क्योंकि गया और आया, जैसे ही 0 हुआ यहाँ पर से गया फिर यहाँ पर आ गया, तो ये विस्थापन कितना हो जाएगा 0। तो औसत चाल कितना हो जाएगा, तय की गई दूरी जो है और लिया गया समय जो है, तो तय की गई दूरी कितना है, तो 180 मिनट और लिया गया समय कितना है, तो 1 मिनट। तो 1 मिनट को हम सेकेंड में तब्दील कर देंगे, तो 1 मिनट को हम जब सेकेंड में तब्दील करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 सेकेंड। और यह जो है 1 मिनट में 180 मीटर भी है, तब इसको हम गुना करेंगे तो इसको ऐसे गुना कर दीजिए, तो 3 मीटर प्रति सेकेंड टोटल हो जाएगा इसका मीटर प्रति सेकेंड में। और औसत वेग जो हम निकालेंगे तो विस्थापन हो जाएगा कितना 0, लिया गया समय कितना है, तो 1 मिनट, कितना, तो 1 मिनट। तो 1 मिनट सेकेंड में हम तब्दील करेंगे तो 60 सेकेंड हो जाएगा, तो 0 मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका औसत वेग हो जाएगा। औसत चाल कितना, तो 3 मीटर प्रति सेकेंड, औसत वेग कितना, तो 0 मीटर प्रति सेकेंड। ये समझ गए होंगे आप। अब हम पढ़ेंगे वेग में परिवर्तन की दर को। अब देखिए वेग में परिवर्तन की दर को हम देखेंगे तो किसी वस्तु की एक समान जो है सरल रेख या गति के दौरान, जो कोई वस्तु है एक समान सरल रेखा में चल रहा है, उसके दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है, और समय के साथ क्या होता है, वेग उसका भी नियत रहता है, कितना नियत उसका वेग होगा। इस अवस्था में किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होगा, और इसमें जो है वस्तु का वेग क्या होगा, शून्य होगा। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। अगर असमान गति के समय जो है वेग में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मान विभिन्न समयों एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न हो सकता है, और इसका मान जो होगा, अगर वो परिवर्तन समय के साथ हो रहा है वेग उसका, तो उसका मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। इस प्रकार किसी भी समयांतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है, और कोई भी वस्तु का वेग जो होगा उसमें वो शून्य नहीं होगा कोई भी समय अंतराल में। क्या अब हम
हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। त्वरण क्या है? तो एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप होती है, त्वरण उसी को हम कहते हैं। अर्थात त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन और लिया गया समय। वेग का कितना परिवर्तन हुआ है, कितना जो है उसका परिवर्तन वेग हुआ है, 10 से 20, 20 से 10, 15 ये हुआ है, या वह और उसका जो है कितना उसमें समय लिया है। वेग में परिवर्तन व लिया गया समय त्वरण कहलाता है। ऐसे समझे आप, एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को ही हम त्वरण कहते हैं, या त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन बाय लिया गया समय। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? तो यदि एक वस्तु का वेग, प्रारंभिक वेग कितना u है और समय कितना लिया है, t है, t इक्वल टू समय और में बदल कर भी हो जाता है, और क्या होता है? तो ये भी हो जाता है, तो त्वरण निम्न प्रकार होगा। a इक्वल टू, a किसको डिनोट करते हैं? त्वरण से, तो a इक्वल टू भी माइनस u बाई टी। तो ऐसे इसको आप समझें क्या होता है। तो एक वस्तु का वेग, प्रारंभिक जो वेग है क्या है? u है, ठीक। और इसमें जो है समय जो लेता है t है, ठीक। से t समय में बदल कर भी हो जाता है, और t जो है समय में बदल कर क्या होता है? भी बन जाता है। ये इसीलिए ये क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा, ये हो जाएगा भी, तो त्वरण निम्न होगा। तो ऐसे आप त्वरण को याद रखेंगे, a इक्वल टू भी माइनस u बाई टी। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है, और यह प्रकार जो गति होगा ये क्या कहलाएगा? त्वरित गति होगा। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है। अगर वेग जो है अगर त्वरण जो है वेग की दिशा में होता है, वेग की ही दिशा में है, तो उसको हम धनात्मक बोलते हैं, और तथा यदि वेग के विपरीत अगर है तो उसको हम ऋणात्मक बोलते हैं। वेग की दिशा में त्वरण रहेगा धनात्मक होगा, विपरीत रहेगा तो ऋणात्मक होगा। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, 2 होता है। अब देखिए, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता है, अगर चल रहा है और उसका वेग जो है समय के अनुसार जो है वो घटता बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। जब ये वस्तु का त्वरण जो होगा उसी को हम एक समान त्वरण कहते हैं। जब समय के अनुसार जो है घटा, समय के अनुसार बढ़ा, तो उसी का वेग जो हो जाएगा क्या कहलाएगा? वस्तु के त्वरण को हम एक समान त्वरण कहते हैं। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। अगर स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रहा है तो वही क्या हो जाएगा? उसका एक समान त्वरित गति का ये उदाहरण होता है। एक समान चल रहा है वह त्वरित गति का उदाहरण है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान गति से चल रहा है, असमान त्वरण में चल रहा है, उसका जो है कभी चाल घट रहा है कभी बढ़ रहा है, तो ये असमान है। तो यदि इसका वेग जो है असमान रूप से बदलता है, तो उदाहरण के लिए यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समय अंतराल जो है समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। उसका जो है समान गति नहीं, असमान गति है। देखिए, यहाँ पर एक्टिविटी क्या करने के लिए कहता है कि आप दैनिक जीवन में बहुत प्रकार के गतियों को देखते हैं, जैसे कि जिनमें प्रमुख है गति की दिशा में त्वरण है, त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध है, एक समान त्वरण है तथा असमान त्वरण है। क्या आप ऊपर दी गई जो है प्रत्येक प्रकार की गति के लिए एक उदाहरण दे सकते हैं? कार में देखेंगे तो एक समान त्वरण है, कभी घटा कभी बढ़ा। साइकिल भी देखेंगे तो उसमें एक समान त्वरण नहीं होता है, ये भी असमान त्वरण होता है। और यहाँ पर बारिश की बूंदें होती हैं तो कभी जो है एक समान त्वरण आता है, कभी असमान भी त्वरण आता है। ये हो गया। और यहाँ पर अगर आप गति आपको चलना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो क्या हो जाएगा? एक समान त्वरण हो जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया भी गया है कि विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करता है, और 30 सेकेंड में कितना? 6 मीटर प्रति सेकेंड ये वेग प्राप्त कर लेता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकेंड में कम होकर 4 मिनट प्रति सेकेंड हो जाता है। 30 सेकेंड में चल रहा है, 6 मिनट प्रति सेकेंड, 5 सेकेंड में ब्रेक लगाया तो 4 हो जाएगा, तो 5 सेकेंड में 2 जो है मीटर प्रति सेकेंड क्या हुआ? कम हो गया। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की
की गणना करने के लिए कहता है, पहला और घटा तब। तो पहली वेग क्या हो जाएगा, इस स्थिति में प्रारंभिक वेग u बराबर कितना, तो 0। पहला अंतिम वेग कितना, तो 6 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। और समय कितना लिया, तो 30 सेकेंड लिया। तो समीकरण में हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या, v माइनस यू बाई टी। तो u क्या है, 0। यहाँ पर देखेंगे तो u क्या है, तो 0 माइनस भी क्या है, सॉरी भी क्या है, तो 6 मीटर प्रति सेकेंड अंतिम में। यू क्या है, तो माइनस 0 और समय क्या है, तो 30 सेकेंड। ऐसे करके हम इसको निकालेंगे। यहाँ पर यही दिया गया है, तो ये देख सकते हैं भी यू भी और टी दिया गया है, मान यहाँ पर दिया गया है समीकरण में। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। इसको 0 0 यहाँ पर घटेगा 6 होगा, और इसको इससे काट देंगे तो 0 क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 0.2। अब है दूसरी अवस्था में हम देखेंगे तो प्रारंभिक अवस्था क्या हो जाएगा, u इक्वल टू, अगर हम उसका समय निकालेंगे तो प्रारंभिक अवस्था क्या होगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड। और v कितना हो जाएगा, तो 4 मीटर प्रति सेकेंड। प्रारंभिक अवस्था कितना था, तो 6। क्यों, क्योंकि वहाँ से वो ब्रेक लगा रहा है, तो ब्रेक लगा रहा है तो 6 हो जाएगा। रुका कब, अंतिम क्या हो गया, 4। रुका तो कितना आता है, 4 मीटर प्रति सेकेंड। समय कितना ले रहा है, मात्र 5 सेकेंड। तो इसको इससे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम काटेंगे तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 यहाँ पर देखेंगे तो ये -2 हो जाएगा। कितना, तो ये 2 हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड। और इसको 5 से काटेंगे तो ये दोनों कटेगा, तो 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। साइकिल का जो है पहला त्वरित बिंदु कितना हो जाएगा, 0। त्वरित स्थिति, पहली स्थिति क्या हो जाएगी, 0.2 मीटर प्रति सेकेंड, और दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी, 0.4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, इस प्रकार से इसका आंसर निकल गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको हल करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि आप किसी वस्तु के बारे में तब कहेंगे कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण में गति है। दूसरा, वह असमान त्वरण में गति है, कब उसको हम बोलेंगे। पहला में हम देखेंगे तो पहला कब कहेंगे, तो एक समान, जब कोई वस्तु जो है सरल रेखा में चलेगी और उसका वेग जो होगा समय अंतरालों में क्या होगा, समान रूप से घटता और या बढ़ता या घटता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, एक समान होगा। दूसरा देखेंगे तो वह असमान त्वरण कब होगा, जब एक वस्तु जो होगा, वस्तु का वेग जो होगा क्या होगा, समान समयांतराल में असमान रूप से बदलता है, तो वो क्या हो जाएगा, असमान। तो ये असमान गति कहलाएगा। ठीक, वस्तु असमान त्वरण के साथ गतिमान है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, एक बस है, उसका जो है गति जो है 5 सेकेंड में वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा पकड़ लेता है। ठीक, से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 5 सेकेंड में जो है 80 है और वो घट के कितना 60 हो जाता है। तो बस का त्वरण निकालने के लिए तो बहुत कुछ सिंपल है। यहाँ पर सिर्फ मान लीजिए पहला जो है पहला चाल कितना हो जाएगा, प्रारंभिक हो जाएगा 80 और रुका जब हुआ तब क्या हो गया 60। ठीक, और समय कितना, तो 5 सेकेंड। तो यहाँ पर 80 माइनस 60 अब 5, इसको काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम काटेंगे तो किस में निकालने के लिए कहता है, तो बस का त्वरण ज्ञात करने के लिए कहता है। तो ये हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऐसे हम निकाल लेंगे। समय हमको हो गया, त्वरण निकालने के लिए कहता है, तो हमको त्वरण निकालने में कितना आता है, तो यहाँ पर काट कर अगर आप देखेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 5 सेकेंड है, तो सेकेंड में निकालेंगे तो u भी इक्वल टू, अगर हम पूरा करके निकालेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों को हम करेंगे तो घटकर जो है बस का त्वरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसका त्वरण, बस का त्वरण जो हो जाएगा, घटाएंगे तो टोटल 1.11 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका त्वरण।
देखिए इसको हम अगर हम सॉल्व अच्छे से कर दें तो 80 किलोमीटर है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। इसको हम क्या करेंगे अब मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए ये हो गया 80 और ये किलोमीटर है तो गुने कितना 1000 मीटर, ये घंटा है तो बाय कितना 60 बाय 60 ये हो गया मीटर प्रति, ये सेकंड में हो गया। तो इसको हम टोटल काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हम टोटल इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 22 मीटर प्रति सेकंड में ये आ जाएगा। उसी प्रकार हम 60 को हम काटेंगे तो हमको ये हो जाएगा 16.66 मीटर प्रति सेकंड। क्यों, क्योंकि 60 हो गया, 60 का 1000 और बाय 60/60, ठीक। इसको ऐसे करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 16/66 मीटर प्रति सेकेंड। ये 6 हो गया, ये हो गया पहला, और दूसरा हो गया 22 माइनस 2 और इसको हम सेकेंड में करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये काटेंगे जिसको क्या हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। दूसरा है क्वेश्चन, दूसरा है कि एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी जो है स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, ठीक, और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, ठीक। एक स्टेशन से चलना प्रारंभ की, एक समान त्वरण है और 10 मिनट में ही क्या करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा वो चाल प्राप्त कर लेता है। तो इसका त्वरण क्या होगा, तो प्रारंभिक यहाँ पर देखेंगे तो प्रारंभिक क्या हो जाएगा वेग 0, प्रारंभिक वेग क्या 0 और अंतिम वेग देखेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे पहला तो 40 हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले हम डिनोट कर देते हैं, काट देते हैं, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 60 हम मीटर प्रति सेकंड में निकाल रहे हैं इसको, तो 60 और 60, तो इसको हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 बाय 9 मीटर प्रति सेकंड में ये पहला निकला। तो समय कितना हो जाएगा, तो इसको हम समय कितना है 10 मिनट है, तो समय सेकंड में निकालेंगे तो 600 सेकंड। तो अब हम त्वरण निकालेंगे, त्वरण कितना हो जाएगा a = v - u/t, ठीक। त्वरण ये बहुत बार क्वेश्चन त्वरण के सूत्र को ही पूछ लेता है, तो त्वरण इतना हो जाएगा। अब त्वरण क्या हो जाएगा 109 बाय -0 कितना समय लिया 60 सेकंड। तो इसको हम काटेंगे तो 100 तक ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कितना 9 × 600, ठीक। ये हो गया। जब इसको हम काटेंगे तो कितना होगा, तो 9 × 600, एक ये ऊपर हो जाएगा 100 है, 600 9 × 600 100 ये है, 600 ये है, तो यहाँ इसको काटेंगे 5 बार काटेंगे तो इसको हो जाएगा कितना, सॉरी ये इसको हम काटेंगे तो 100 और 9 × 600, 9 चौक कितना होता है 9 छक 54 हो जाएगा ये, और ये कितना तो 1 है, इस 0 कटा 0 कटा तो ये 54 हो जाएगा 1/54 मीटर प्रति सेकेंड। जब हम इसको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/54 जैसे ही आया तो 0.018 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब है गति का ग्राफ या प्रदर्शन, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। थोड़ा ये बहुत लंबा वीडियो है और लंबा वीडियो हम जो है धीरे धीरे करके हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समझ वाली बात है। अगर यहाँ से अगर आप एक भी क्वेश्चन इधर उधर किए तो आपको नहीं बनेगा, थोड़ा जो है यहाँ हम जो है समझ के साथ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं गति के दूसरे पार्ट में, दूसरा पार्ट हम पुनः जो है लाएंगे, तुरंत हम आपको ये जो है अध्याय समाप्त करेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।